जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग पढ़ेंगे नर्वस टिश्यू के बारे में। नर्वस टिश्यू लगभग दो तरह के होते हैं। मेनली कितने तरह के होते हैं? दो तरह के होते हैं। एक होता है न्यूरॉन्स, एक होता है न्यूरोग्लियल सेल। ठीक है, देखिए न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ये हमारे थिंकिंग को डेवलप करते हैं। क्या करते हैं? थिंकिंग को डेवलप करने का काम करते हैं। जैसे मान चलिए आप किसी से झगड़ा कर लिए, क्या कर लिए? किसी से झगड़ा कर लिए, तो अब आपके दिमाग में प्लानिंग चलेगा कि उसको कैसे पीटें। मानिए कोई क्लासमेट था, उससे क्या कहते हैं, आप झगड़ा कर लिए, ठीक है। अब आप सोचेंगे कि चलो भाई बाहर निकलो क्लास के, ठीक है, उसको से बाहर निकलेगा ही। अब गेट पे आप इंतजार करेंगे, भाई अब तुम निकलो। दिमाग में प्लानिंग चल चुका है कि मतलब यही सब करेंगे, स्टेप बाय स्टेप यही सब करेंगे। तो ये कहाँ होता है? यह न्यूरॉन्स में होता है। ये क्रिएटिविटी लेवल कहाँ जा रहा है? तो यह न्यूरॉन्स में जा रहा है। जैसे थिंकिंग कर लिए, ठीक है, ये सब आ गया। फिर थॉट्स क्रिएट हो रहा कि मतलब उसको गाली देंगे कि नहीं देंगे, ये सब क्रिएट करेंगे ना। समझते हैं पहले, चलिए लिखते चलते हैं। देखिए तो पहला इसमें आएगा सेल न्यूरॉन। इसे कहते हैं नर्व सेल, ठीक है। दूसरा आता है न्यूरोग्लियल सेल, देखिए तो इसमें मेन कौन है? न्यूरॉन। ये क्या करता है? तो डेवलप थिंकिंग करता है। लिख सकते हैं हम लोग पहला पॉइंट इसमें, डेवलप थिंकिंग और क्या करता है? अंडरस्टैंडिंग का काम करता है, ठीक है। मान लीजिए वो सुलह करना चाह रहा है। क्या करना? सुलह करना चाह रहा है। तो आप कहेंगे ठीक भाई चलो कोई बात नहीं, चलो अब हम लोग सुलह कर लेते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग हो गया ना, मतलब अंडरस्टैंड कर लिए हम लोग। तो अंडरस्टैंडिंग करने काम करता है। अंडरस्टैंडिंग कर लिया, ठीक है। लेकिन आप सोच रहे नहीं इसे तो प्लान करके मारेंगे, ठीक है, प्लान करके मारेंगे, ठीक है। तो प्लानिंग करता है। क्या करता है? प्लानिंग। ये सब किसके अंदर हो रहा है? तो न्यूरॉन्स के अंदर हो रहे हैं। किसके अंदर हो रहे हैं? तो न्यूरॉन्स के अंदर हो रहे हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं दूसरा पॉइंट क्या है। ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। क्या होता है? बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है। मतलब अगर टेम्परेचर ज़्यादा मिल गया, हमारे बॉडी को ज़्यादा टेम्परेचर मिल गया, इससे होता है ना फीवर हो जाता है, तो बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाती है और दिमाग का क्या होता है? ये भी कहता है हीट होने लगता है। तो ब्रेन में तो है, ब्रेन में है ना। तो न्यूरॉन्स क्या होते हैं? ब्रेन में पाए जाते हैं। वो तो होता है लगभग 86 बिलियन। एक ह्यूमन बॉडी में कितना पाता है? 86 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। तो मान चलिए हमारा बॉडी क्या हीट हो गया, तो ब्रेन भी हीट होगा फीवर के टाइम में। अब फीवर के टाइम में बॉडी हीट हो गया, तो मान चलिए अब यहाँ पर हीट है, अब ट्रांसफर हुआ किस में? न्यूरॉन्स के पास जाएगा। और न्यूरॉन्स क्या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव टेम्परेचर के लिए। अगर ज़्यादा टेम्परेचर मिल गया न्यूरॉन्स को तो डैमेज होने लगेंगे। क्या होने लगेंगे? डैमेज होने लगेंगे। तो देखना जिसको ज़्यादा बुखार आता है उसका अधिकतर मतलब ज़्यादा बुखार तो डेथ ही हो जाता है मेनली। अगर लंबे समय तक बुखार हो गया तो क्या होगा? उसका डेथ हो जाता है। देखिए तो हम समझ सकते हैं सेंसिटिव होता है। क्या होता है? सेंसिटिव। किसके लिए? फॉर द टेम्परेचर। टेम्परेचर के लिए क्या होता है? यह सेंसिटिव होता है, ठीक है। तभी ने कहा जाता है कि रुमाल को पानी भिगो के उसे क्या कहते हैं? सर पे रखे रहो ताकि टेम्परेचर मतलब मेंटेन रहे, ठीक है। अब देखिए दूसरा देखते हैं, तीसरा ये क्या करता है? तीसरा इसका फंक्शन है, यह इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है? जनरेट करता है। क्या करता है? इम्पल्स को क्रिएट करता है। क्या करता है? इम्पल्स क्रिएट। मतलब देखिए ऐसे मान चलिए आपको मच्छर काटा, क्या किया? मच्छर काटा। तो अब मच्छर काट लिया, तब दिमाग में पहुंचा है सिग्नल कि भाई देखो मच्छर काट रहा है, हटा लो हाथ, काट रहा है, या तो उसको मार ही दो, या तो उसको मार खत्म कर दो, या तो हाथ हटा लो। तो ये कौन करता है? तो यह न्यूरॉन्स ही कर रहा है। कौन कर रहा है? तो इम्पल्स का क्रिएशन कर रहा है। तो लिख सकते हैं हम लोग इम्पल्स क्रिएट। क्या करता है? तो इम्पल्स का क्रिएट करता है, इम्पल्स क्रिएशन करता है और इम्पल्स करता है, ठीक है। और देखिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल क्या होता है? देखिए इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल ये क्या होता है? समझते हैं। देखिए अब एक ही न्यूरॉन्स तो है नहीं, बहुत सारे न्यूरॉन है। कितना बताया हम? लगभग 86 बिलियंस एक ह्यूमंस में न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। 86 बिलियंस एक न्यूरॉन्स में एक ह्यूमन में पाए जाते हैं। तो मान चलिए इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल जनरेट करना है, तो एक ही न्यूरॉन्स तो है नहीं। ये नहीं कि यहाँ इतना लंबा सो के यहाँ तक दिमाग तक पहुँच जाए, ठीक है। तो कई सारे न्यूरॉन्स आपस में जुड़ेंगे, कई सारे न्यूरॉन्स आपस में सिनेप्स बनाकर जुड़े रहेंगे, तो वही इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल भेजता है, ठीक है। एक न्यूरॉन्स भेजा, ऐसे मान चलिए न्यूरॉन्स अगर हम स्ट्रक्चर बना दें रफ डायग्राम, तो ये रहा, इसको भी बनाएंगे अच्छे से। ये डेंड्राइट्स हो गए, ठीक है। यह सेल बॉडी, यहाँ पर होता है एक्सॉन हिलॉक,
ठीक है। यहाँ पर सिग्नल क्या इंपल्स क्रिएट हो रहा है, क्या हो रहा है, इंपल्स का क्रिएशन हो रहा है। तो अब मान चलिए एक ही थोड़ी रहेगा, एक और रहेगा, तो इसी तरह एक और यहाँ डायग्राम मान लेते हैं हम लोग, ठीक है। अब यहीं पर दूसरा, तो यह जुड़ा रहेगा इससे, क्या है, तो न्यूरॉन्स है, या डेंड्राइट्स, इसके निकले रफ डायग्राम, अभी समझाएंगे अच्छे से इसको, ठीक है। देखिए दोनों जुड़े ना आपस में, क्या है, आपस में कनेक्ट हुए हैं, तो इंपल्स क्रिएट किया, इसके पास भेजा, तो उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल। जो सिग्नल का ट्रांसफर कर रहा है एक न्यूरॉन से दूसरे जगह ट्रांसफर कर रहा है न्यूरॉन्स में, उसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल केमिकल सिग्नल बोलते हैं, ठीक है। तो थर्ड क्या है, इंपल्स का क्रिएट करता है और उसे ट्रांसफर करने का काम करता है। बात समझ में आ गई। अब देखते हैं इसका फोर्थ। अब देखिए ये डिवाइड नहीं करता, न्यूरॉन्स क्या करते हैं, डिवाइड नहीं करते हैं। जैसे देखिए होता है ना कि हम लोग जब बाइक चलाते हैं तो कहता है ना, पुलिस बोलता है कि हेलमेट लगा के चलाओ, क्यों कहता है, क्योंकि न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करेंगे, न्यूरॉन्स रिपेयर नहीं रहेंगे, रिपेयर कर ही नहीं पाएंगे अपने आप को। मान चलिए जितना 86 बिलियन मिल गया तो बाद में घटेगा, बढ़ेगा नहीं, इसका नंबर क्या होगा, घटेगा, आई समझ। तो इसीलिए डॉक्टर भी कहता है और पुलिस भी कहता है कि अगर बाइक चला रहे हैं तो क्या करें, तो हेलमेट पहन के चलाएं, नहीं तो अगर ब्रेन में दिमाग में चोट लग गया तो क्या होगा, न्यूरॉन्स डैमेज होने लगेंगे, न्यूरॉन्स क्या हो जाए, मर जाएंगे, और उससे एहसास कमजोर आता है। नहीं देखते हैं कभी एक्सीडेंट हो जाता है तो एहसास गायब हो जाता है, दिमाग को चोट लगता है, एहसास गायब होता है, फिर सोचता है मेरा नाम क्या है। बात समझ आई। तो किसके होता है, तो न्यूरॉन्स की वजह से होता है। बात समझ में आ गई। तो हम लिख सकते हैं न्यूरॉन्स दे डू नॉट डिवाइड, दे डू नॉट डिवाइड, दे डू नॉट डिवाइड। क्यों नहीं डिवाइड करता है, क्योंकि इसके पास, न्यूरॉन्स के पास सेंट्रोसोम नहीं पाया था। क्या नहीं पाया था, सेंट्रोसोम नहीं पाया था, सेंट्रोसोम नहीं पाया था। अब सेंट्रोसोम क्या होता है, सेंट्रोसोम वो होता है सेल में पाया जाता है जो डिवाइड का प्रोसेस स्टार्ट करता है। कोई भी सेल डिवाइड कर रहा है तो उसमें जाहिर सी बात है सेंट्रोसोम पाया जाएगा। अगर सेंट्रोसोम उस सेल में नहीं पाया जा रहा तो समझिए वो डिवाइड नहीं करेगा। तो सेम समझ गए हम लोग, न्यूरॉन्स में सेंट्रोसोम नहीं पाया था, इसके लिए वो क्या करता है, डिवाइड नहीं करता है, ठीक है। जिससे मान चलिए जितना, ये देखिए जितना न्यूरॉन्स मिल गया, मान के 86 बिलियन मिला ना, देखिए 86 बिलियन न्यूरॉन्स मिल गया, ठीक है। जन्म के बाद, आफ्टर द बर्थ, जन्म के बाद 86 बिलियंस क्या मिल गया, न्यूरॉन्स मिल गया। अब ये क्या होगा, डिवाइड तो करेगा नहीं, अब इसकी मात्रा क्या घटेगी। क्यों घट रही है, क्योंकि उसके पास सेंट्रोसोम नहीं पाया जा रहा है। अगर सेंट्रोसोम पाता तो सेंट्रोसोम क्या करता है, उसको नंबर को बढ़ाता ना, डिवाइड करता है, 1 सेल से 2 सेल होते हैं, 4 सेल होते हैं, 5 सेल होते हैं, अरे बढ़ता ना नंबर। तो समझिए वही सेंट्रोसोम नहीं पाया जा रहा था, डिवाइड नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई। अब हम समझते हैं न्यूरोग्लाइल सेल, तो हम समझते हैं न्यूरॉन्स के बारे में, ठीक है। उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं अच्छे से, फिर हम समझेंगे न्यूरॉन्स में क्या क्या पाया जाता है। तो न्यूरॉन्स का मेन 3 पार्ट है, 3 ही पार्ट ही क्या मेन है। जैसे एक होता है सेल बॉडी, उसका मेन है, और एक क्या है, एक्सॉन मेन है, और एक क्या है, तो उसका डेंड्राइट मेन है। तो लिख सकते हैं हम लोग। तो पहले बना लेते, फिगर बना लेते हैं, उसको समझते हैं। देखिए ये इसका न्यूक्लियस हो गया, क्या है इसका, तो यह हो गया इसका न्यूक्लियस। यह इसका एक्सॉन हिल्लॉक हो गया, जहाँ पर इम्पल्स का क्रिएशन होगा, इम्पल्स क्रिएट करेगा। बात समझ में आ गई। यह होता है स्वान सेल, क्या है, तो स्वान सेल है, स्वान सेल। यह न्यूक्लियस इसका स्वान सेल है, तो इसका न्यूक्लियस भी होगा। फिर यह रहा स्वान सेल, ये पूरा एक्सॉन है, एक्सॉन पे ही बन रहा है स्वान सेल, एक्सॉन पे ही स्वान सेल पाया जाता है। ये ध्यान दीजिएगा, 2-3 बार डायग्राम बनाएंगे आपको भी याद हो जाएगा। तो यह स्वान सेल होगा। ठीक है, ये स्वान सेल हो गया। अब ये तो साइटोप्लाज्म पाए जाएंगे, इसके न्यूक्लियस है ना, न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है, तो साइटोप्लाज्म पाते हैं। ठीक है, ये पूरा सेल ही है, तो इसके अंदर क्या क्या रहेगा, केंद्रक भी रहेगा, माइटोकॉन्ड्रिया भी रहेगा, गोल्जी बॉडी भी रहेगा। ठीक है,
देखिए इसके अंदर निसल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं। क्या पाया था? यह निसल्स ग्रेन्यूल्स है, यह निसल्स ग्रेन्यूल्स है, निसल्स ग्रेन्यूल्स, निसल्स ग्रेन्यूल्स। यह क्या करते हैं? तो प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। पहले हम लेबलिंग कर लेते हैं इसका नाम का। देखिए तो यह क्या है इसका? तो न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। यह क्या है? तो एक्सॉन हिलॉक है, एक्सॉन हिलॉक है। यह क्या है? तो स्वान सेल है, स्वान सेल है। ठीक है, तो यह जो खाली जगह है, दो स्वान सेल के बीच में जो जगह बच रहा है उसे बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर, नोड ऑफ रेनवियर बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर हो गया। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं? तो लिख लीजिए डेंड्राइट्स, डेंड्राइट्स है। ठीक है, इसके अंदर सेल बॉडी है, पूरा क्या है? अगर पूरा मेजर करेंगे तो इसे बोलेंगे सेल बॉडी, या इसे ही बोलते हैं साइटॉन, साइटॉन, या इसे ही बोलते हैं सोमा। कई नाम है इसके। ठीक है, इसको बना के प्रैक्टिस कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, अब इसे बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल। इसे बोलते हैं क्या? एक देखो घुंडी की तरह ना, इस तरह। इसे बोलते हैं सिनेप्टिक नोब, जो सिनेप्स बनाने का काम करता है, सिनेप्टिक नोब। चलो देखिए, तो हो गया स्वान सेल। अब एक एक करके समझते हैं हम लोग। देखिए पहले हम समझते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया। अभी इसको लिखे नहीं है, चलिए यहाँ पर लेबलिंग कर लेते हैं। तो यह निसल्स ग्रेन्यूल्स, निसल्स, निसल्स एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने खोज किया था निसल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, देखिए निसल्स ग्रेन्यूल्स क्या होता है? निसल्स ग्रेन्यूल्स प्रोटीन बनाता है। क्या बनाता है? तो प्रोटीन का सिंथेसिस करता है और ट्रांसपोर्ट करता है। किसको ट्रांसपोर्ट करता है? तो सेल बॉडी को ही देता है। प्रोटीन तो बनाएगा लेकिन किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? सेल बॉडी मतलब साइटोन को ही देगा। तो क्या है? उसे बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स। ठीक है, अब ये किससे मिलकर बना होता है? तो यह राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन से मिलकर बना होता है। अब राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स क्या होते हैं? तो यह एक तरह के एंजाइम्स बनाते हैं। क्या करते हैं? एक तरह के एंजाइम्स बनाते हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर बनाता है। आप कहेंगे सर न्यूरोट्रांसमीटर क्या है? न्यूरोट्रांसमीटर उसे कहते हैं जो हमारी एक्टिविटी को क्रिएट करे। जैसे एसिटाइलकोलिन होता है, न्यूरोट्रांसमीटर है। ठीक है, एड्रेनलिन होता है, वो भी न्यूरोट्रांसमीटर है। ये हमारे इससे मान चलिए आपको डर लग रहा है, क्या लग रहा है? आपको डर लग रहा है, तो एड्रेनलिन हार्मोन निकल जाता है। एड्रेनलिन हार्मोन निकलता है ना, तो क्या एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है। ऐसे मान चलिए आप छत पे बैठ गए। ठीक है, आप छत पे अकेले बैठे हैं, हवाएं चल रही है, सनसनाहट की आवाज़ आ रही है। ठीक है, कोई औरत आ रही है घुघरू बजते हुए। ठीक है, जैसे होता है चुड़ैल आ रही है, मान लीजिए पीछे से कोई चुड़ैल आ रही है, अचानक से आप देखें पीछे मुड़ के और गायब हो गई, तुरंत आपका हार्ट बीट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा? एकदम बढ़ जाएगा ना हार्ट बीट। तो समझिए क्या गया? वो न्यूरोट्रांसमीटर तुरंत रिलीज हो जाएगा। न्यूरोट्रांसमीटर क्या होगा? न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हो गया, फिर उसको क्या करेगा? नहीं भाई साहब कोई नहीं था, अब शांत हो जाओ। तो फिर उसको पैरासिम्पैथेटिक आएगा, आगे बताएंगे पैरासिम्पैथेटिक नर्व क्या है और सिम्पैथेटिक क्या है, तो समझाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ गया ना, एड्रेनलिन निकला, न्यूरोट्रांसमीटर बढ़ गया, जिससे हमारा एक्टिविटी बढ़ गई। तो क्या करता है? तो यह राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स बनाता है एंजाइम, और एंजाइम क्या बनाते हैं? एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं जो सिग्नल्स को भेजने का काम करते हैं, सिग्नल क्रिएट भी करते हैं, सिग्नल को भेजने का काम करते हैं। सिंपल समझ में आ गया ना? देखिए निसल्स ग्रेन्यूल्स क्या है? तो निसल्स ग्रेन्यूल्स बनाते क्या हैं? पहले देखते हैं हम लोग बनाते क्या हैं। तो यह बनाते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं, सिंथेसिस। राइबोसोम भी प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। राइबोसोम भी क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। लेकिन निसल्स ग्रेन्यूल्स भी क्या करते हैं? प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। और क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है इसी को। प्रोटीन बनाने किसको ट्रांसपोर्ट करेगा? इधर उधर नहीं करेगा, सेल बॉडी को ही देगा। गजब की बात है। ट्रांसपोर्ट टू साइटोन। साइटोन किसको बोले हैं? तो सेल बॉडी को बोले हैं। ठीक है, चलिए अब निसल्स ग्रेन्यूल्स होते क्या है? तो निसल्स ग्रेन्यूल्स राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? तो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स अभी बताए हैं, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन्स के बने होते हैं। ठीक है, इसे बोल सकते हैं आरएनए पार्टिकल्स। ठीक है, अब यह क्या बनाता है? तो एक तरह का एंजाइम बनाता है। क्या बनाता है? एक तरह का एंजाइम बनाता है जो न्यूरोट्रांसमीटर बनाते हैं, ट्रांसमीटर।
जो क्या बनाते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर बनाते हैं। और न्यूरो ट्रांसमीटर क्या हो सकता है, जैसे अभी बताएं एग्जाम्पल में, एड्रेनलिन हो सकता है, एड्रेनलिन हो सकता है, एस्टाइलकोलिन हो सकता है, ये लिख लीजिएगा क्योंकि क्वेश्चन में पूछता है। एस्टाइलकोलिन, एस्टाइलकोलिन होता है। और क्या हो सकता है, तो ग्लूटामेट भी होता है, ग्लूटामेट होता है, ग्लूटामेट होता है, ठीक है। सेरोटोनिन भी होता है, कहाँ लिखे, इसी को उठा के यहाँ पे लिख ले रहे हैं, क्या होता है, सेरोटोनिन भी होता है, सेरोटोनिन भी होता है, इतना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। एड्रेनलिन, एस्टाइलकोलिन, ग्लूटामेट, सेरोटोनिन, ठीक है, ये सब क्या होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। क्या होते हैं, तो न्यूरो ट्रांसमीटर होते हैं। अब देखिए एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक क्या करता है, तो यह इम्पल्स क्रिएट करता है, ये बताया ना, इम्पल्स क्रिएट कौन करता है, इम्पल्स क्रिएट एक्सॉन हिलॉक करता है। तो ये लिख सकते हैं, सब समझाई दिए तो हैं, इम्पल्स क्रिएट करते हैं। इम्पल्स क्रिएट कौन करेगा, तो एक्सॉन हिलॉक करता है। अब देखिए स्वान सेल क्या होता है, ये तो इंपॉर्टेंट है इसमें। स्वान सेल किसे कहते हैं, देखिए स्वान सेल उसे कहते हैं जो माइलिन शीथ बनाए। क्या करे, स्वान सेल क्या करता है, माइलिन शीथ बनाता है। क्या करता है, स्वान सेल माइलिन शीथ बनाता है, ये तो इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, माइलिन शीथ बनाता है, माइलिन शीथ तो कौन बनाता है, तो स्वान सेल बनाता है माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ क्या होता है, ये लिपिड्स के बने होते हैं, एक तरह का इंसुलेटर होते हैं, ठीक है। अब देखिए जिसमें जिस न्यूरॉन से में, जिस नर्व सेल में ज़्यादा माइलिन शीथ पाए जाएंगे, हम क्या बोले, जिस न्यूरॉन में सबसे ज़्यादा माइलिन शीथ पाए जाएंगे उसका दिमाग बहुत तेज होगा। जैसे मान चलिए छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा है ना, तो उसमें लगातार माइलिन शीथ बनते रहता है, लगातार माइलिन शीथ बनते रहता है। अब बनाता कौन है, तो स्वान सेल बनाता है, तो लगातार माइलिन शीथ बनता रहता है। देखिए उसका दिमाग बहुत एक्टिव रहता है, बहुत तेज दिमाग का होता है। और वही जैसे मतलब ओल्ड एज हो गया, मतलब बूढ़ा कोई इंसान हो गया, उसका क्या था, माइलिन शीथ बहुत धीमा बनेगा, माइलिन शीथ क्या होगा, बहुत कम बनना स्टार्ट होगा, बहुत कम हो जाएगा। जैसे याददाश्त कहते हैं ना, याददाश्त कमजोर हो गया, याददाश्त कैसे कमजोर हो गया, तो माइलिन शीथ की मात्रा कम हो गई है, उसकी जो बन रहा था, जो इफिशियंसी थी बनने की, वो बहुत डिफिशियंसी में चला गया, मतलब कम बन रहा है, ठीक है। और वही छोटा बच्चा होता है उसका दिमाग बहुत तेज होता है। नहीं तो कुछ लोग होते हैं बहुत तेज दिमाग के, पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, लगभग 99% लाते हैं एग्जाम में। और कुछ लोग होते हैं 30% भी नहीं ला पाते हैं, 33% पासिंग होता है 100 में से, ठीक है, उतना भी नहीं ला पाते हैं। तो वही बात है, तो माइलिन शीथ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिसमें ज़्यादा माइलिन शीथ होगा उसका दिमाग बहुत तेज होगा, जिसमें माइलिन शीथ कम होगा उसका दिमाग बहुत कमजोर होगा, ठीक है। तो माइलिन शीथ कौन बनाता है, तो स्वान सेल बनाता है। कौन बनाता है, तो स्वान सेल बनाता है, इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिए, ठीक है। ये लिपिड्स के बने होते हैं, किसके बने होते हैं, तो लिपिड्स के बने होते हैं। आई क्या होता है, तो इंसुलेटर का होता है, इंसुलेटर बोलते हैं इसको। इसका फंक्शन क्या है, तो यह एक तरह का इंसुलेटर होता है। बात समझ में आ गई। तो माइलिन शीथ स्वान सेल का बनाता है, तो माइलिन शीथ बनाता है। जिसमें माइलिन शीथ ज़्यादा रहेगा उससे क्या कहते हैं, उसका दिमाग बहुत तेज रहेगा। इसी का अकॉर्डिंग बोल सकते हैं, जिस न्यूरॉन्स में माइलिन शीथ ज़्यादा पाया जा रहा है उससे बोलते हैं माइलिनेटेड न्यूरॉन। क्या बोलते हैं, माइलिनेटेड न्यूरॉन। यहीं पर लिख लें, देखिए दो तरह का न्यूरॉन होगा, एक होगा माइलिनेटेड न्यूरॉन, माइलिनेटेड न्यूरॉन, एक होगा अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। जिसमें माइलिन शीथ पाया जाएगा माइलिनेटेड न्यूरॉन, जिसमें माइलिन शीथ नहीं पाया जा रहा उसको बोलेंगे अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन, ठीक है। लिख लीजिएगा यही उतार दीजिएगा, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन। यहाँ तक समझ में आ गया ना, ठीक है। अब देखिए एक्सॉन टर्मिनल, सिनेप्टिक नोब और हम डेंड्राइट समझते हैं क्या है। देखिए जो सिनेप्टिक नोब होता है एक न्यूरॉन्स को दूसरे न्यूरॉन्स को कनेक्ट कर रखता है, सिनेप्स बनाता है, एक न्यूरॉन्स को दूसरे न्यूरॉन से सिनेप्स बनाता है, ठीक है। इसी तरह डेंड्राइट्स पे क्या करता है, एक डेंड्राइट दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइट से आपस में जुड़ते हैं तो उसको बोलते हैं डेंड्रोडेंड्राइटिक सिनेप्स बोलते हैं, डेंड्रोडेंड्राइटिक सिनेप्स बोलते हैं। अगर सिनेप्टिक नोब से जुड़ रहा है तो इसका बोलेंगे सिनेप्टिक क्या बोलेंगे, सिनेप्स बोलेंगे, सिनेप्टिक सिनेप्स बोलेंगे। बात समझ में आ गई। तो ये क्या करते हैं, सिनेप्स बनाते हैं, एक दूसरे का जोड़ने, एक दूसरा न्यूरॉन्स आपस में जोड़ने का काम करते हैं, किसके द्वारा, तो सिनेप्टिक नोब द्वारा और डेंड्राइटिक द्वारा। यह एक दूसरे इंपल्स ट्रांसफर करेंगे, जुड़ के क्या करेंगे, इंपल्स का ट्रांसमिशन करेंगे। तो बात समझ में आ गई इतना। नोड ऑफ रेनबियर है, ये नोड ऑफ रेनबियर भी है। न्यूक्लियस समझ में आता है, उसका केंद्रक है। डेंड्राइट समझ में आ गया। जो इंपॉर्टेंट है इसमें वो हम आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। अब हम बनाते हैं न्यूरोग्लियल सेल्स को बताते हैं, न्यूरोग्लियल सेल किसे कहते हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मिटा दें,
चलिए डायग्राम बनाकर प्रैक्टिस कर लीजिए, एग्जाम में पूछता है, एग्जाम में एकदम पूछता है, 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कि नर्वस टिश्यू किसे कहते हैं, विद डायग्राम, डायग्राम के साथ पूछता है। तो हम लोग न्यूरॉन्स पढ़ चुके हैं, बात समझ में आ गई। अब हम देखते हैं न्यूरोग्लायल सेल, दूसरा क्या था, तो न्यूरोग्लायल सेल था, न्यूरोग्लायल सेल। अब ये क्या करता है, देखिए आप सुने होंगे ब्रेन ट्यूमर हो गया किसी को, सुने हैं ना, सुने होंगे कि कहते हैं उसको मस्तिष्क का कैंसर हो गया, तो न्यूरोग्लायल सेल में ही ब्रेन ट्यूमर पाया जाता है, ठीक है। देखिए अब ये क्या करता है, इसका पहला पॉइंट देखिए, यह न्यूरॉन्स को सपोर्ट करता है, न्यूरॉन्स को क्या करता है, सपोर्ट करता है, उसको प्रोटेक्ट करता है और उसको न्यूट्रिशन देता है। क्या करता है, तो 3 काम याद रखिए, सपोर्ट, प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन। सपोर्ट, प्रोटेक्शन और न्यूट्रिशन किसको देता है, तो न्यूरॉन्स को देता है, ठीक है। तो लिख सकते हैं हम लोग गिव्स सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड न्यूट्रिशन टू न्यूरॉन को सपोर्ट करता है, प्रोटेक्ट करता है और न्यूट्रिशन देता है, कौन, न्यूरोग्लायल सेल, ठीक है। अभी इसे हम देखे थे न्यूरॉन्स में वो डिवाइड नहीं कर रहे थे, डिवाइड नहीं करेंगे तो ब्रेन ट्यूमर कैसे होगा। क्या होता है, कैंसर किसे कहते हैं, कैंसर किसे कहते हैं, जब अनकंट्रोल डिवीजन हो जाए, सेल अनकंट्रोल डिवाइड कर रहे हैं, उसे बोलते हैं कैंसर। क्या बोलते हैं, इसे मान चलिए होता है ना मुंह का कैंसर हो, किसी को होता है ना मुंह का कैंसर हो गया, देखिएगा उसका मांस बढ़ जाता है, एकदम फूल जाता है इस तरह, क्योंकि उसमें अनकंट्रोल्ड डिवीजन होने लगा है, अनकंट्रोल्ड सेल डिवाइड कर रहे हैं, अनकंट्रोल्ड उसमें सेल मतलब डिवाइडेशन हो रहा है। जैसे मान लीजिए एक सेल है, ठीक है, इसका न्यूक्लियस है, ये टूटा 2 सेल में, अब ये टूटेगा, ये भी 2 सेल में टूटेगा। देखिए अनकंट्रोल हो रहा है ना, इस पर कंट्रोल नहीं है, ये टूटते जा रहा है, ठीक है, ढेर सारा टूट गया, तो कहते हैं मुंह का कैंसर हो गया, फिर कहते हैं तंबाकू खाने से कैंसर हो रहा है। अरे भाई साहब तुमने उस सेल्स को ज़्यादा इरिटेट कियो, क्या कियो, जैसे ना हमेशा चबाते रहते हैं, सब चबाते रहेंगे ना, तो सेल्स को क्या करते हैं, इरिटेट कर रहे हैं। किसी अभी आप ही स्किन को लीजिए और उसको रगड़ते रहिए, तो सेल डैमेज हो रहा है, सेल तो मर रहा है ना, सेल डैमेज भी हो रहा है, सेल मर भी रहा है, ठीक है। अब उसको लगातार आप 2, 3, 4 साल तक रगड़ते रहे, मतलब हर दिन, ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूस रगड़ते रहेंगे, हर 1-2 घंटे पे आप रगड़ते रहे उसको, 2 घंटे रुके फिर रगड़ते रहे, ठीक है। उसमें क्या सेल डिवाइड होने लगेगा, अब उसको पता ही नहीं हमको कब रुकना है, कब नहीं बनाना है, कब बनाना है, तो अब सेल बनता रहेगा। अब देखेंगे हाथ का कैंसर हो गया, मुंह का कैंसर हो गया, ठीक है, इसी तरह होता है। ना गुटखा खाते हैं सब, चबाते रहते हैं, हमेशा चबाते रहते हैं, तो उससे क्या कर रहे हैं, इरिटेट कर रहे हैं, तो उससे तक कैंसर हो जाता है, ठीक है। सेल डिवाइड करने लगते हैं, अनकंट्रोल हो जाते हैं, बात समझ आ गई। तो न्यूरॉन्स में डिवाइड नहीं होता था, न्यूरॉन्स डिवाइड नहीं करते थे, लेकिन न्यूरोग्लायल सेल क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, कैंसर होने लगता है। तो डिवाइड, सिंपल से हैं, डिवाइड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनके पास सेंट्रोसोम, अभी बताया है, सेंट्रोसोम रहेगा तभी डिवाइड करते हैं सेल, अगर सेंट्रोसोम नहीं है उस सेल में तो डिवाइड नहीं करेंगे। तो सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट क्या होता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, अभी क्या होता है, डिवाइड होता है। अब देखिए अनकंट्रोल्ड डिवाइड हो जाए, क्या होगा, अनकंट्रोल्ड डिवाइड हो क्या हो जाएगा, कैंसर हो जाता है। तो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन क्या कहलाता है, तो यह ब्रेन ट्यूमर कहलाता है, ब्रेन ट्यूमर। तो ब्रेन में ही तो पाए जा रहे हैं न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लायल सेल, क्या होता है, ब्रेन में तो पाए जा रहे हैं ना, तो क्या होता है, ब्रेन ट्यूमर करेगा, ठीक है। अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो जाए, जिस उस पर कंट्रोल नहीं है, तब क्या वो क्या कहलाता है, तो ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। जैसे अब देखिए ब्रेन ट्यूमर हो जाएगा तो क्या होगा, ब्रेन ट्यूमर से क्या हो जाएगा, तो आप सो नहीं पाएंगे, स्लीपिंग प्रॉब्लम होने लगेगी, मतलब आपको नींद ही नहीं आएगा, 1 घंटा 2 घंटे के लिए आएगा, लेकिन जल्दी नींद नहीं आएगा। आपको हेडेक होगा, सर दर्द, हमेशा सर दर्द करता रहेगा, कंटिन्यूअस सर दर्द। जल्दी अगर मतलब डॉक्टर के पास नहीं गए, क्योरेबल नहीं हुआ, तो मतलब निपट ही जाएंगे आप, पूरा खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो हम क्या बोले, स्लीपिंग प्रॉब्लम हो जाएगी, स्लीपिंग प्रॉब्लम, और क्या हो सकता है, तो हेडेक हमेशा रहेगा, कंटिन्यूअस हेडेक रहेगा,
और क्या होता है, मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम आ जाएगी। आप समझ ही पाएंगे हम कहाँ रखे थे, चाबी कहाँ रखे बाइक का, तो आप सोचना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो उससे मतलब मेमोरी लॉस होने लगेगा, क्या होगा, तो मेमोरी प्रॉब्लम हो जाएगी, मेमोरी लॉस प्रॉब्लम, ठीक है, मेमोरी प्रॉब्लम हो जाएगी। हमेशा फीवर रहेगा, क्या रहेगा, हमेशा कॉन्टिन्यूस फीवर रहेगा, आपका बॉडी का हमेशा हीट रहेगा, ठीक है। अब देखिए ये सब लक्षण है इसके, और क्या हो सकता है, फीवर हो सकता है, ठीक है। आपका फैट जो होता है ना, जो मसल्स है, मसल्स ब्रेक डाउन होने लगेंगे, आप वीक हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, क्या हो जाएगा, मसल्स का ब्रेक डाउन होने लगेगा, मसल्स ब्रेक डाउन। ये सब नोट कर लीजिए, मतलब पूछता नहीं है लेकिन आपको पता होना चाहिए ना कि ब्रेन ट्यूमर होता है तो क्या क्या लक्षण, मतलब सिम्टम क्या क्या है तो होता है, ठीक है। तो एक क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर डिवाइड क्यों करते हैं, क्योंकि इसमें सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, किसमें, न्यूरोग्लायल सेल में, ठीक है। एक क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, न्यूट्रिशन देते हैं, किसको देते हैं, तो न्यूरॉन्स को देते हैं। अनकंट्रोल सेल डिवीजन हो जाए, कंट्रोल में रह रहा है तो उसे बोलते हैं हम क्या, ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर में यह सब लक्षण दिख रहे हैं आपको, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गई, चलिए इसको मिटा दें, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, चलिए इसको हम मिटा देते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं एक्सॉन के बारे में, जो छूट गया था। चलिए एक्सॉन, अब एक्सॉन किसे कहते हैं, आप देखिए ना फिगर में एक्सॉन था यहाँ, अगर रफ रहेगा हम है, ये देखिए ये जो डंडी गई है ना, डंडी, ये बड़ी सी डंडी, इसे क्या कहते हैं, एक्सॉन। ऐसी तो कहते हैं एक्सॉन। ये जो ये वाला डंडी क्या है, एक्सॉन है। ये पूरा इधर से लगाई यहाँ तक, क्या है, एक्सॉन है। इसे पूरा बोलते हैं सेल बॉडी है, क्या है, सेल बॉडी है। इसे क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स है, डेंड्राइट्स, यही मेन है, ठीक है। और क्या है, यह एक्सॉन वाला पार्ट है, इधर से यहाँ लगाई, क्या है, एक्सॉन। तो हम लोग सेल बॉडी समझ गए थे, डेंड्राइट समझ गए थे। अब हम समझेंगे एक्सॉन क्या होता है। देखिए एक्सॉन क्या होता है, एक्सॉन हिलॉक में क्या बनता था, इम्पल्स बनता था। इम्पल्स का क्वेश्चन कहाँ होता था, एक्सॉन हिलॉक में हो रहा था। अब उसको ट्रांसफर करना है ना, ट्रांसफर कौन करेगा, तो एक्सॉन करेगा। देखिए डंडी है, यहाँ पर एक्सॉन हिलॉक था, एक्सॉन हिलॉक, ठीक है। अब यहाँ पे इम्पल्स का क्या हुआ, इम्पल्स क्रिएट हुआ। इम्पल्स क्रिएट मतलब क्या है, इम्पल्स का मतलब क्या होता है, जैसे मान चलिए बाहर ज़्यादा, जैसे मान लीजिए बाहर क्या है, ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, तो बॉडी उसको पता चल रहा है भाई गर्मी लग रही है, तो पसीना निकल रहा है ना, तो एक तरह का इम्पल्स का क्रिएशन हुआ। इम्पल्स क्रिएट कर रहा है ना कि हाँ भाई हमको ब्रेन तक पहुंच रहा है, भाई हाँ गर्मी हो रहा है, बाहर का इन्वायरमेंट, हाँ गर्मी हो रहा है, ठीक है, ज़्यादा हॉट है, तो ठीक है। तो उस समय इम्पल्स, वही क्या होता है, इम्पल्स होता है। अब देखिए अब इसको ट्रांसफर करना है, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक क्या करना है, ट्रांसफर करना है। कि अब देखिए अब ट्रांसफर करना, तो कब पंखा डलाओ लगते हैं हम लोग, ठीक है, कि तो कूलिंग लेना, इफेक्ट लेना है, तो क्या करता है, ट्रांसफर किया। तो कौन करता है ट्रांसफर, एक्सॉन करता है। लिख लीजिए, ट्रांसमिशन काम करता है, ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स, ट्रांसमिशन इम्पल्स का क्या करता है, तो ट्रांसमिशन करता है, इम्पल्स का ट्रांसमिशन करता है। दूसरा क्या करता है, यह सबस्टेंस का भी ट्रांसमिशन करता है, यह सबस्टेंस को भी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भेजता है। जैसे यहाँ पर क्या बना था, निसल्स ग्रैन्यूल्स थे, सेल ही तो है, माइटोकांड्रिया है, सब गल्जी बॉडी है, सब सेल है ना, उसके कंपोनेंट है सेल के। तो यहाँ पर जो भी सबस्टेंस बनेगा उसका ट्रांसफर करेगा एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक। अब एक न्यूरॉन से यहाँ जुड़ेगा न्यूरॉन, दूसरा न्यूरॉन जुड़ेगा, तो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक भेजने का काम कौन करता है, तो एक्सॉन करता है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टेंस करता है, तो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है, तो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ सबस्टेंस। अब वो सबस्टेंस क्या हो सकता है, सबस्टेंस, देखिए सबस्टेंस क्या हो सकता है, वो प्रोटीन भी हो सकता है, ठीक है, हार्मोन भी हो सकता है, एंजाइम भी हो सकता है, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहा है ना। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, बात समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब ट्रांसपोर्टेशन दो तरह के होते हैं, इसमें ट्रांसपोर्ट कितने होते हैं, दो तरह के होते हैं, एक होता है एंटेरोग्रेड, एक होता है रिट्रोग्रेड। एक क्या होता है एंटेरोग्रेड, एक होता है रिट्रोग्रेड। एंटेरोग्रेड क्या कहता है, वह जिसे मान चलिए यहाँ पर कोई बना, कोई सबस्टेंस कोई बना, जैसे मान चलिए प्रोटीन बना, क्या बना, प्रोटीन बना। अब इसको उठा के अब एक्सॉन टर्मिनल तक लाया। यह क्या था, एक्सॉन टर्मिनल था, एक्सॉन टर्मिनल तक लाया, कहाँ से, सेल बॉडी से, यहाँ से लाया कहाँ तक, एक्सॉन टर्मिनल तक लाया, उसे बोलेंगे एंटेरोग्रेड। उसे क्या बोलेंगे, एंटेरोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन, क्या बोलेंगे, उसे एंटेरोग्रेड बोलेंगे। अगर यही उल्टा कर दे, रिवर्स कर दे,
एक्सॉन टर्मिनल से सेल बॉडी तक भेज दे, एक्सॉन टर्मिनल से सेल बॉडी तक भेज दे, उससे बोलेंगे क्या? रेट्रोग्रेड। क्या बोलेंगे? रेट्रोग्रेड। एंट्रोग्रेड किसे बोले हैं? जब सेल बॉडी से कहां पर आया? तो एक्सॉन टर्मिनल तक आया, उसे हम क्या बोले? तो एंट्रोग्रेड बोले। और रिवर्स कर दिया तो उसे रेट्रोग्रेड बोले। लिख सकते हैं हम लोग। ट्रांसपोर्टेशन कितना होता है? दो तरह का होता है। एक होता है एंट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन, एक होता है रेट्रोग्रेड ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है। एंट्रोग्रेड में क्या होता है? जैसे प्रोटीन हो सकता है, पूरा लिख ही लेते हैं, ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म नहीं, फ्रॉम सेल बॉडी टू एक्सॉन टर्मिनल, फ्रॉम बॉडी टू एक्सॉन टर्मिनल तक, सेल बॉडी से एक्सॉन टर्मिनल तक अगर हम क्या किए? ट्रांसपोर्ट किए। जैसे क्या हो सकता हुआ? तो एग्जांपल लिख लीजिए, क्या हो सकता है? तो प्रोटीन हो सकता है, एंजाइम हो सकता है, ETC हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अब देखिए रेट्रोग्रेड क्या बताया? रिवर्स कर गया। रेट्रोग्रेड मतलब रिवर्स कर गया। तो एक्सॉन टर्मिनल से, फ्रॉम एक्सॉन टर्मिनल टू सेल बॉडी, तो इसका एग्जांपल क्या लिखेंगे आप लोग? सर रेबीज वायरस, बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्या है? रेबीज वायरस। इसे मान चलिए कुत्ता काटा, पैर में, हाथ पे कहीं काट लिया कुत्ता, तो अभी एक्सॉन टर्मिनल, तो वहाँ एक्सॉन टर्मिनल ले जाए कहाँ तक? सेल बॉडी तक लाएगा। तो उससे क्या हाइड्रोफोबिया हो जाता है। जैसे कुत्ता किसी को काटता है, देखिए हाइड्रोफोबिया, डर नहीं लगता, पानी से डर लगता है उसको। क्या होता है? पानी से डर लगता है। उसके पास पानी लाएंगे ना, कहेगा नहीं दूर और कभी कभी ऐसा भी हरकत है, कुत्ता इसे भौंकने लगता है। अगर कुत्ता काट लेता है तो कुत्ते से भौंकने लगते हैं, ऐसा उसे बोलते हैं रेबीज वायरस। रेबीज वायरस कैसे फैलता है? तो एक्सॉन टर्मिनल से सिग्नल कहाँ गया? एक्सॉन टर्मिनल से कहाँ गया? सेल बॉडी तक, और क्या होता है? दिमाग तक पहुंच जाता है। तो कुत्ते के लार्वा में होता है ना, रेबीज वायरस पाया जाता है कुत्ते के लार्वा में, तो रेबीज वायरस हो जाता है। ठीक है। तो अब रेबीज वायरस हो गया तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोफोबिया। क्या होता है? हाइड्रोफोबिया हो जाता है। हाइड्रोफोबिया क्या होता है? इसमें पानी से डरेगा। ठीक है, हिंदी में लिख लीजिए, आसान है। पानी से डर लगना ही क्या कहलाता है? हाइड्रोफोबिया कहलाता है। हाइड्रो मतलब क्या होता है? पानी, फोबिया मतलब डर लगना। बात समझ में आ गई? अब हम समझते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में।